जय हिंद। क्लास 8th की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 हम कर रहे हैं फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी एस्टैब्लिशेस पावर। ठीक है, आज दोस्तों 3 वीडियोस आएंगी आपकी इस चैप्टर की और ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था, बहुत ही देखिएगा तो बड़ा चैप्टर था और इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस मैंने समझी, इसीलिए आपको ये चैप्टर मैंने काफ़ी ज़्यादा डीपली डिटेल्ड में कराया मैंने। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में कराया। देखिए सारी वीडियोस एक प्लेलिस्ट में बने हैं। ठीक है, आप हिस्ट्री की जाके प्लेलिस्ट देख सकते हैं, क्लास 8 की एनसीईआरटी लिखा होगा, प्लेलिस्ट का नाम है, आप वो चेक कर सकते हैं। लेक्चर्स देखिएगा तो सीक्वेंस वाइज में है। हमने पिछली वीडियो में देखिएगा तो ये देखा कि कंपनी रूल एक्सपेंड कैसे होता है। या तो वो बैटल्स लड़के अपने देखिएगा तो एरिया को एनेक्स करते थे, टेरिटरी बढ़ाते थे अपनी, या फिर डिप्लोमेटिक तरीके से कुछ पॉलिसीज ऐसी ले आते थे। पॉलिसीज यानी सब्सिडियरी अलायंस, पॉलिसी ऑफ पैरामाउंट सी, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट, इस तरीके की कुछ पॉलिसीज ये लेके आते थे, यानी डिप्लोमेटिक तरीके से एरिया को एनेक्स कर लेते थे। ठीक है, तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती थी। ज़्यादातर नहीं होता था कि कंपनी जाके डायरेक्ट देखिएगा तो मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन में बैटल्स लड़ रही है, कभी कभी डिप्लोमेटिक तरीके से भी देखिएगा तो एरिया को एनेक्स कर लेते थे। ये हमें देखने को मिल रहा था कि आखिर इन्होंने अपना रूल एक्सपेंड कैसे किया। अभी हम देखिएगा तो वही टॉपिक कर रहे हैं कि कंपनी रूल एक्सपेंड्स, उसी का एक सब टॉपिक है टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर, यानी हम इसमें एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में थोड़ा बहुत, और इसके बाद होगा वॉर विद मराठास यानी एंग्लो मराठा वॉर। ये हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। 2 वॉर्स को हम समझेंगे। ठीक है, जो ये एंग्लो शब्द आ रहा है ना, ये एंग्लो शब्द यूज किया गया दोस्तों ब्रिटिशर्स के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। जब मैं कंपनी बोलूँ ना तो आप समझ जाइएगा ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे रिलायंस वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, वो कंपनी नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहा हूँ मैं, ये याद रखिएगा। मजाक था, ठीक है, सीरियस मत लीजिएगा। टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर ये हम करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। The company restored to direct military confrontation when it saw threat to its political और economic interest। अब देखिए कंपनी ने फिर से क्या किया ना, डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशंस में पढ़ने लग गए, फिर से बैटल्स वगैरह लड़ने लग गए। ठीक है, लड़ाइयाँ लड़ने लग गए। क्यों लड़ने लग गए? क्योंकि इन्हें देखिएगा तो एक थ्रेट महसूस होने लग गया था। थ्रेट लगने लग गया था क्या, कि इनके पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो इंटरेस्ट है ना ये हर्ट हो रही है। ठीक है, और थ्रेट देखिए किन से लग रहा था, जाहिर सी बात है मैसूर से थ्रेट लग रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा देखिएगा तो इन्हें हर्ट भी किया था। ठीक है, ट्रेड वगैरह स्टॉप कर देते थे इनके साथ, एक्सपोर्ट वगैरह स्टॉप कर दिया गया था, वो हम देखेंगे। देखिए नेक्स्ट लाइन में भी हम मैसूर देखिएगा तो एक पावरफुल किंगडम, ठीक है, पावरफुल किंगडम था। ठीक है, और इसके जो 2 पावरफुल लीडर्स थे ना, हैदर अली और टीपू सुल्तान, ये इतने ज़्यादा पावरफुल थे ना कि इन दोनों से तो थर्राते थे ये ईस्ट इंडिया कंपनी वाले। ठीक है, कंपनी जो थी इन दोनों से थर्राती थी। अब मैसूर ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग से हैदर अली के पास था, हैदर अली से पहले यहाँ पे उडियार्स थे। उडियार्स एक डायनेस्टी थी जिसको हटा के हैदर अली पावर में आए, और इन्होंने 1761 से लेकर 1782 पे यहाँ पे देखिएगा तो इनके शासन में चला मैसूर। उसके बाद टीपू सुल्तान 1782 से 1799 तक रहे। तो यहाँ पे देखिएगा मैसूर हैड ग्रोन इट्स स्ट्रेंथ अंडर द लीडरशिप ऑफ पावरफुल रूलर्स लाइक हैदर अली एंड टीपू सुल्तान। हैदर अली के ही बेटे थे टाइगर टीपू सुल्तान, ये याद रखिएगा। मैसूर कंट्रोल द प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑफ मलाबार कोस्ट। जो ये मैसूरी वो था जो मलाबार कोस्ट का जितना भी प्रॉफिटेबल ट्रेड होता था ना उसको कंट्रोल करता था। यानी देखिएगा तो वहाँ मलाबार कोस्ट की सुप्रीम पावर कौन थी? मैसूर थी, ये याद रखिएगा। बट इन 1785 टीपू सुल्तान स्टॉप द एक्सपोर्ट ऑफ सैंडलवुड, पेपर एंड कार्डमम। अब यहाँ पे देखिएगा 1785 में क्या हुआ, टीपू सुल्तान ने एक्सपोर्ट को स्टॉप कर दिया। किसके साथ? ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। और यहाँ सिर्फ खुद ही नहीं स्टॉप किया, इन्होंने लोकल मर्चेंट्स को भी कहा कि तुम व्यापार नहीं करोगे कंपनी के साथ। ठीक है, सैंडलवुड यानी चंदन देखिएगा, मसाले, और यहाँ पे आप देखिएगा तो कार्डमम यानी इलायची, इन 3 चीज़ों की एक्सपोर्ट पे 1785 में टीपू सुल्तान ने क्या कर दिया? स्टॉप, मतलब यानी पाबंदी लगा दी। ठीक है, और देखिए इसके कुछ पर्सनल कारण भी थे, और कुछ देखिएगा तो इनकी फ्रेंच से दोस्ती भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। पर्सनल कारण, ये पसंद नहीं करते थे। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को टीपू सुल्तान पसंद नहीं करते थे। ठीक है, ये समझते थे कि ये भाई यहाँ पे खतरनाक है, ये हमारे देश के लिए खतरनाक है, टीपू सुल्तान समझते थे। और ऊपर से फ्रेंच के साथ इनकी दोस्ती काफ़ी अच्छी थी। ठीक है, तो फ्रेंच ने भी इन्होंने कहा कि यार इन्हें दूर रखो ना। ठीक है, टीपू सुल्तान को कहा, तो इन्होंने देखिएगा एक्सपोर्ट को स्टॉप कर दिया। He also established a close relationship with the French in India, also modernized his army with their help। अब देखिए जो टीपू सुल्तान है ना, इनकी दोस्ती काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी फ्रेंच के साथ। ठीक है, तो और फ्रेंच ने इनकी आर्मी की मदद भी की थी, यानी टीपू सुल्तान की जो आर्मी थी इनकी मदद भी की थी मॉडर्नाइज होने में। अब देखिए टीपू सुल्तान जो है ना ये बड़े ही साइंटिफिक टेम्पर के इंसान थे। इन्होंने रॉकेट का भी इस्तेमाल उस टाइम पे किया था बैटल्स वगैरह में, ये याद रखिएगा आप। ठीक है, और ये देखिएगा तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से भी काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। कौन? टीपू सुल्तान, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से 1785 में टीपू सुल्तान ने क्या किया था? बैन लगा दिया था एक्सपोर्ट पे। बैन यानी एक्सपोर्ट को स्टॉप कर दिया था इन 3 आइटम्स पे, पेपर, कार्डमम एंड सैंडलवुड। आगे देखें,
द ब्रिटिश वर फ्यूरियस। अब ब्रिटिशर्स यानी कंपनी का यहाँ पे दिमाग खराब हो गया, वो भी पगला वगला से गए, ठीक है। वो हैदर अली को और टीपू सुल्तान को देखिएगा तो एम्बिशियस, एरोगेंट और डेंजरस समझने लग गए, ठीक है। अब कंपनी ने यहाँ सोचा कि ये जो टीपू सुल्तान और हैदर अली हैं ये बड़े ही एरोगेंट है, ठीक है, खतरनाक है, ये तो हमें बर्बाद करके छोड़ देंगे, इनको कंट्रोल करना पड़ेगा, इन दोनों रूलर्स को क्रश करना पड़ेगा, यानी खत्म करना पड़ेगा। अब इसी खत्म करने के चक्कर में क्या हुआ, 4 एंग्लो मैसूर वॉर्स होते हैं, ठीक है, 4 एंग्लो मैसूर वॉर्स होते हैं। उनकी डेट आप याद रख लीजिएगा दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 एंग्लो मैसूर वॉर्स 1767 से लेकर 1769 तक देखिएगा तो एंग्लो मैसूर वॉर नंबर 1 हुआ, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुआ, इसमें हैदर अली ने लीड किया था। 1780 से लेके 84 तक देखिएगा तो सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ। आधे टाइम तक हैदर अली लीडर थे और आधे टाइम यानी 1782 के बाद टीपू सुल्तान, क्योंकि 1782 में मृत्यु हो गई थी कैंसर की वजह से हैदर अली की। 1790 में और 1792 के बीच में देखिएगा, 1790 से 92 के बीच में थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ। इसका देखिएगा जो 2 स्टार्टिंग के जो एंग्लो मैसूर वॉर थे ना, ये उतना डिसाइसिव नहीं था, इसमें विक्ट्री पता नहीं चली कि कौन जीता, पर 1790 और 92 में देखिएगा तो क्लियर विक्ट्री यहाँ पे हमें ब्रिटिशर्स की देखने को मिली। उन्होंने थोड़ा बहुत एरिया भी कब्जा लिया था। और 1792 के बीच में जो ये लड़ाई हुई थी अगले 2 साल में, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, इसमें क्या हुआ, टीपू सुल्तान के बच्चों को भी देखिएगा गिरवी के तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी ले गई थी। 1799 में देखिएगा तो चौथा एंग्लो मैसूर वॉर हुआ और इसी बैटल में देखिएगा तो टीपू सुल्तान शहीद हो गए। ओनली इन द लास्ट बैटल, द बैटल ऑफ सेरिंगापतनम, ये जो बैटल थी इसको फेमसली देखिएगा तो बैटल ऑफ सेरिंगापतनम के नाम से जाना जाता है। अब सेरिंगापतनम क्या है, सेरिंगापतनम कैपिटल थी, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा कैपिटल थी मैसूर की। कंपनी अल्टीमेटली विन अ विक्ट्री, यहाँ पे कंपनी देखिएगा तो फाइनली देखिएगा टीपू सुल्तान को मार देती है, ठीक है। टीपू सुल्तान यहाँ पे शहीद हो जाते हैं वॉर में और यहाँ पे कंपनी जीत जाती है। टीपू सुल्तान वॉज किल्ड डिफेंडिंग हिज कैपिटल सेरिंगापतनम। सेरिंगापतनम कैपिटल थी मैसूर की, ये याद रखिएगा, पॉइंट्स वगैरह इंपॉर्टेंट है। 4 मैसूर जो एंग्लो मैसूर वॉर्स हैं इनकी डेट्स याद रखिए, 1767 टू 1769 फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, 1780 टू 1784 सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर, 1790 टू 1792 थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर एंड 1799 जो लास्ट हुई थी एंग्लो मैसूर वॉर। मैसूर वॉज प्लेस्ड अंडर द फॉर्मर रूलिंग डायनेस्टी ऑफ द उडियार्स। अब जब टीपू सुल्तान की देखिएगा तो मृत्यु होगी, वो शहीद हो गए, तो उसके बाद क्या किया, कंपनी को यहाँ रहना तो था नहीं, तो इन्होंने देखिएगा उडियार्स को यहाँ बिठा दिया। उडियार्स को बिठा दिया जो पहले यानी हैदर अली से पहले जो यहाँ पे डायनेस्टी चली आ रही थी, उडियार से इन्हीं की बात हो रही है, ठीक है, इनको बिठा दिया और इनसे क्या किया, सब्सिडियरी अलायंस साइन करवा ली, ठीक है, सब्सिडियरी अलायंस साइन करवा ली कि भाई तुम अपनी आर्मी नहीं बनाओगे, ठीक है, जब भी मदद चाहिए होगी हमारी आर्मी तैयार रहेगी, बस तुम्हें पे करते रहना पड़ेगा हमारी आर्मी को। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं ना, यानी मैसूर ने भी सब्सिडियरी अलायंस साइन कर ली थी। यहाँ पे देखिए सब्सिडियरी अलायंस वाज इम्पोज्ड ऑन द स्टेट, ये भी देख रहे हैं ना, यहाँ पे बैटल भी लड़ ली और डिप्लोमेटिक तरीके से पॉलिसीज वगैरह जो भी थी इनकी वो भी मतलब देखिए यहाँ पे थोप दी और फंस गया। उडियार्स को तो सिंपल पावर चाहिए थी, इन्होंने कर लिया, ठीक है। देख रहे हैं ना यहाँ पे टीपू सुल्तान के दोनों बच्चों को ये ईस्ट इंडिया कंपनी वाले गिरवी के तौर पे ले जा रहे। अब देखिए क्या हुआ था ना, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में क्या हुआ था, वैसे तो हैदर अली और टीपू सुल्तान से काफ़ी बार हार चुके थे ये ब्रिटिशर्स, ये अंग्रेज, ठीक है, पर 1792 की बैटल में थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में क्यों हार गए थे मैसूर, ठीक है, मैसूर क्यों हार गया था, टीपू सुल्तान क्यों हार गए थे, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अकेले हमला नहीं किया था, इन्होंने 2 जनों को और साथ में ले लिया था, मराठा एम्पायर और निज़ाम ऑफ हैदराबाद को इन्होंने साथ ले लिया था, ठीक है। इन 3 मतलब मान लीजिए 3 एम्पायर्स ने 3 पार्टीज ने एक पार्टी पे हमला किया, ठीक है, तो हार ही जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद देखिएगा क्या हुआ, आप इस इमेज में देख सकते हैं कि ये जो टीपू सुल्तान के 2 बच्चे थे इसको ईस्ट इंडिया कंपनी गिरवी के तौर पे ले जा रहे हैं, होस्टेजेस के तौर पे इन दोनों बच्चों को ले जा रहे हैं। एक ट्रीटी साइन करवाई गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा टीपू सुल्तान से, ठीक है, जिसमें ये दोनों बच्चों को उसके होस्टेजेस के तौर पे ले जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए एक चीज़ समझिए दोस्तों, ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये चीज़ जानती थी कि हम अकेले मैसूर को हरा नहीं सकते हैं, ठीक है। अब मराठास और मैसूर की भी दिक्कतें चल रही थी तो इन्होंने उसका फ़ायदा उठाया। अब मराठास को ये नहीं पता था कि एंड में जाके देखिएगा तो उन्हीं की बैंड बजाएंगे, और बजाई भी, ठीक है। निज़ाम हैदराबाद से तो खुद ही सब्सिडियरी अलायंस साइन करवा ली थी। और देखिए इसने जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इन्होंने क्या बोला था उन दोनों एम्पायर से, मराठा और निज़ाम को बोला कि आप हमारी मदद करिए, ठीक है, अगर हम जीतते हैं तो थोड़ा थोड़ा एरिया आप सब में बांट देंगे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा एरिया बांट देंगे। इसी चक्कर में क्या होता है ना दोस्तों कि मैसूर हार जाता है। एक बात याद रखिएगा दोस्तों, ये जो ब्रिटिशर्स थे, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ये ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाते, ये एज ए ट्रेडर आए थे और ट्रेडर ही जाते, कभी रूलर्स नहीं बन पाते, ठीक है। इनकी रूलर्स बनने का सबसे बड़ा कारण क्या था, हमारी आपसी फूट, ठीक है।
हमारे जो आपसी कंट्री के जो किंगडम्स थे ना, ठीक है, एक दूसरे जो किंगडम्स थे ये आपस में ही लड़ते रहते थे, और इसी का फायदा देखिएगा तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने उठाया, ये कंपनी ब्रिटिशर्स उठाए, ठीक है। और ये आज से नहीं, ठीक है, जब देखिएगा तो आप जो इस्लामिक इन्वेजन्स हुए थे अर्ली 11th सेंचुरी में, उस टाइम से ही देखिएगा तो ये चीज़ें चलती आ रही थी। पृथ्वीराज चौहान के टाइम पे भी अगर आप देखिएगा तो पृथ्वीराज चौहान को जयचंद्र ने जब धोखा दे दिया था तो मोहम्मद घोरी आसानी से जीत गया था, ठीक है। तो ये भी देखिएगा तो आपसी जो फूट होगी ना, आपसी जो रंजिशें होंगी, इसके चक्कर में बाहरी ताकतें हमेशा से मतलब देखिएगा तो फ़ायदा उठाएंगी, ठीक है। तो यूनिटी इसलिए बहुत ज़रूरी थी, और जो उस टाइम के किंगडम्स में यूनिटी हमें देखने को नहीं मिलती थी। आगे चलते हैं, ये आप देख सकते हैं टीपू सुल्तान का देखिएगा तो टॉय टाइगर है। अब देखिए इस टॉय टाइगर को आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये चीज़, इसको अगर हम मूव करेंगे ना तो क्या होता है ना, टाइगर देखिएगा तो इसको, ये जो इंग्लिश का ये जो सिपाही लेट रखा है, ये जो ब्रिटिशर लेट रखा है, इसको काटेगा, और ये जो ब्रिटिशर लेट रखा है ये फड़फड़ाएगा, मतलब हाथ पैर इसके हिलेंगे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये बड़ा ही मतलब देखिएगा तो, और ये इसको देखिएगा तो स्टोर भी कहाँ रखा है, विक्टोरिया म्यूजियम में, जो आपको लंदन में देखने को मिलेगा। उन्होंने संभाल के रखा हुआ है कि देखेंगे कि भाई ऐसे देखिएगा तो टीपू सुल्तान ने बैंड बजाई थी ब्रिटिशर्स की, वो तो धोखे से हरा दिया था इन्होंने, अकेले दम नहीं था कि टाइगर को हरा दिए। आगे चलते हैं, अब हम मराठा वॉर की तरफ देखते हैं। वॉर विद दी मराठा, अब मराठा वॉर को भी देखना ज़रूरी है, ठीक है। इन्होंने मदद की थी, तो भाई साहब वो मैसूर वाला सिस्टम था कि हम भी पहले गए तुम भी पहले जाओगे, मराठा भी पहले गए, ठीक है। वॉर विद दी मराठास, ये हम जानते हैं। From the late 18th century, the company also sought to curb and eventually destroy Maratha power. अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, 18वीं शताब्दी के लास्ट तक जाते जाते देखिएगा क्या वो कंपनी को ये भी पता चल गया कि मराठा एम्पायर में भी देखिएगा तो इंटरनल वहाँ पे डिस्टर्बेंस चली जा रही है, तो इनको भी डिस्ट्रॉय कर दो, ठीक है, इनको भी बर्बाद कर दो। अब देखिए एक ये तो आपको 18वीं शताब्दी का हो गया। अब हम थोड़ा सा पहले जाते हैं कि मराठा एम्पायर आखिर कमज़ोर कहाँ हुआ था। With their defeat in the third battle of Panipat in 1761, the Marathas' dream of ruling from Delhi was shattered. अब देखिए क्या हुआ, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच में हुई थी, अहमद शाह अब्दाली और यहाँ पे देखिएगा मराठास के बीच में 1761 में पानीपत में लड़ी गई थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। मूवी भी आई है, अब आपने देखी होगी, ठीक है, बहुत लोग देखते हैं मूवी, तो देखी होगी, मैंने नहीं देखी आज तक। द मराठास, देखिए इन मराठास का क्या ड्रीम था कि ये दिल्ली को रूल करेंगे। क्यों दिल्ली को रूल करेंगे, उस टाइम पे शाह आलम टू वहाँ पे बैठा हुआ था। अब शाह आलम टू इतना कोई खतरनाक या पावरफुल रूलर तो था नहीं औरंगजेब की तरह, तो उन्होंने मराठास ने सोचा कि उसको फेंकेंगे, ठीक है, हटाएंगे और हम राज करेंगे। पर ऐसा हो नहीं पाया और इस चक्कर में इनका काफ़ी ज़्यादा लॉस हो गया, इतना ज़्यादा लॉस हो गया कि इनका एम्पायर कोलैप्स तक आ गया था, ठीक है। ये हमें देखने को मिल रहा है। मराठास का यहाँ पे देखिएगा तो ड्रीम एकदम खत्म ही हो गया था दिल्ली को राज करने का, ठीक है, दिल्ली से हुकूमत चलाने का। दे वर डिवाइडेड इंटू मैनी स्टेट्स। अब देखिए जो मराठास थे ना ये डिफरेंट स्टेट्स में डिवाइडेड थे, ठीक है, ये हम देखते हैं सरदार्स, ठीक है, डिफरेंट चीफ्स के अंदर, ठीक है, डिफरेंट स्टेट्स में डिवाइडेड थे अंडर डिफरेंट चीफ्स, चीफ्स यानी सरदार्स कहते थे। अब ये हम देखते हैं बिलोंगिंग टू द डायनेस्टीज सच एज सिंधिया। अब सिंधिया जो थे ये ग्वालियर में थे, और होलकर जो थे इंदौर में, गायकवाड़ बड़ौदा में, और भोंसले नागपुर में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो चार जो मेजर स्टेट्स थी मराठा किंगडम की, ये हमें देखने को मिल रही है, मतलब ये स्टेट्स में डिवाइडेड था। पर इन सब का जो चीफ था, दीज चीफ्स वर हेल्ड इन अ कॉन्फेडरेसी अंडर अ पेशवा। मतलब कॉन्फेडरेसी का मतलब है अलायंस, इन्होंने अलायंस बिल्ड कर रखी थी एक पेशवा के साथ। इन सब का एक चीफ था यानी प्रिंसिपल मिनिस्टर था पेशवा, ठीक है, जो कहाँ पे बैठते थे, ये पुणे में बैठते थे। मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बेस्ड इन पुणे, ठीक है, मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव का जो हेड था वो पुणे में था और पेशवा भी पुणे में ही बैठते थे। तो ये पूरा मराठा एम्पायर आप यहाँ देख सकते हैं। तो थर्ड बैटल ऑफ पानी के बाद मराठा को मतलब देखिएगा तो सपना टूटा दिल्ली से राज करने का, और साथ ही साथ में मराठा एम्पायर कमज़ोर भी हो गया। अहमद शाह अब्दाली ने इनकी बैंड बजा दी थी, ठीक है। और ये भी देखिए आगे ये देखिएगा तो लेजेंडरी महाजी शिंदे और नाना फडनीस वर टू फेमस मराठा सोल्जर्स एंड स्टेट्समैन ऑफ द लेट 18th सेंचुरी। यहाँ पे आप देख सकते हैं दो पावरफुल यहाँ पे फेमस मराठा सोल्जर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, महाजी सिंधिया और नाना फडनीस। द मराठास वर सबड्यूड इन अ सीरीज ऑफ वॉर। अब देखिए मराठास को ऐसा नहीं था कि एक बैटल लड़ी, इन्होंने वॉर लड़ी और हरा दिया। भाई ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनके पास कई वॉर लड़ी, मतलब कई वॉर का मतलब है 3 एंग्लो मराठा वॉर हुई हैं टोटल। 3 एंग्लो मराठा वॉर में जाके, ठीक है, 3 एंग्लो मराठा वॉर के बाद जाके ये इनका मराठा एम्पायर जो था एकदम कोलैप्स कर गया, ठीक है। पेशवा को देखिएगा तो अलग जगह भेज दिया, वो हम देखते हैं। इन द फर्स्ट वॉर दैट एंडेड इन 1782 में जब फर्स्ट वॉर एंड हुआ विद द ट्रीटी ऑफ सालेबाई, देयर वाज नो क्लियर विक्टर, ठीक है। ब्रिटिश ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ट्रीटी साइन कर दी सालबाई। ये याद रखिएगा ट्रीटी ऑफ सालबाई, हो सकता है आपसे पूछें कि कब साइन हुई थी, तो 1782 में। और इस टाइम पे कोई देखिएगा तो क्लियर विक्ट्री किसी को पता नहीं थी कि किसने जीती। अब सेकंड एंग्लो मराठा वॉर, अब सेकंड एंग्लो मराठा वॉर यहाँ पे देखिए 1803 1805 में हो रहा है।
इससे पहले देखिएगा तो 4 साल पहले ही क्या हो चुकी है, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर हो चुकी है, जिसमें इसी मराठा एम्पायर ने देखिएगा तो ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दिया था। अब एक खुद भुगतेंगे, ठीक है। 1803 से लेकर 1805 तक सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर होती है, वॉज फॉट ऑन डिफरेंट फ्रंट्स, ठीक है, रिजल्टिंग इन द ब्रिटिश गेनिंग उड़ीसा। अब यहाँ पे जो थे ना, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले जीत जाते हैं और ये क्या करते हैं, कुछ एरिया उड़ीसा का, ठीक है, कुछ एरिया देखिएगा तो नॉर्थ में यानी यमुना रिवर के पास जो एरिया था आगरा और दिल्ली का, वहाँ पे ये लोग कब्जा कर लेते हैं। वो लोग मतलब सॉरी, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले थे ये वो एरिया हथिया लेते हैं। द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर 1817-1819 क्रस्ट मराठा पावर। सेकंड एंग्लो मराठा वॉर में ही देखिएगा तो मतलब हालत बुरी हो चुकी थी मराठा एम्पायर की, और उसके बाद ना इंटरनल पावर स्ट्रगल भी चल रहा था कि पेशवा कौन बनेगा, ये सब चल रहा था वहाँ पे। पर इसी पावर स्ट्रगल का इस्तेमाल करके देखिए मतलब अंदरी जो आपसी मतभेद थे उसका इस्तेमाल किया किसने, उसका फायदा किसने उठाया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने उठाया, और थर्ड एंग्लो मराठा वॉर तुरंत देखिए कर दी। 70 मतलब थोड़े दिन साल इन्होंने वेट किया, ठीक है, कि तुम अच्छे से लड़ लो, जब कमज़ोर पड़ जाओगे तो हम हमला करेंगे। और 1817 और 1819 के बीच में जब थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुई तो उस टाइम पे पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया, क्रस्ट कर दिया गया मराठा पावर को। मराठा एम्पायर उस टाइम पे देखिएगा तो ख़त्म हो चुका था। द पेशवा वॉज रिमूव्ड एंड सेंट अवे टू बिठूर नियर कानपुर विद अ पेंशन। अब देखिए जो उस टाइम के जो पेशवा थे थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के बाद, जब मराठा एम्पायर एकदम तरीके से तबाह हो गया, जो पेशवा थे उनको कहाँ भेज दिया गया, बिठूर में भेज दिया गया जो कानपुर के पास है, और सिर्फ उनको पेंशन पे जिंदा रखा गया, ठीक है, पेंशन दी गई कि आप जीने के लिए इतना पैसा है, आप अपना रहिए, इधर ही रहिएगा बिठूर में कानपुर में। अब उन्होंने क्यों एकदम दूर भेज दिया, मतलब पूरे एम्पायर से उन्होंने एकदम दूरी भेज दिया कानपुर साइड में, कि ये आसपास भी इस एम्पायर जो था मराठा किंगडम उसके आसपास भी ना रहे, कि फिर से देखिएगा तो एक लड़ाई शुरू ना हो जाए। द कंपनी नाउ हैड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द टेरिटरी साउथ ऑफ द विंध्यास। अब जो कंपनी का जो कंट्रोल था ना, ठीक है, वो विंध्यास के साउथ में काफ़ी ज़्यादा फैल चुका था, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड हो चुका था। यहाँ पे आपने देखा कंपनी रूल एक्सपेंड्स में अभी तक देखिएगा तो हमने कंपनी रूल एक्सपेंड्स में अभी तक हमने देखा कि आखिर एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो मराठा वॉर, फिर हमने देखा कि किस तरीके से ये अलाइंसेस साइन कर रहे थे, यानी सब्सिडरी अलाइंस वगैरह साइन करा रहे थे। और ये हमने क्या देखा दोस्तों बेसिकली अभी तक, कि कंपनी ने बैटल्स भी लड़ी, ठीक है, और मेजर बैटल्स लड़ी, वॉर्स भी लड़ी हैं, ठीक है, और साथ ही साथ में जब ये बैटल्स वगैरह लड़ लेते थे तो ये थोड़ी सी डिप्लोमेसी भी कर देते थे, क्या कि जाके सब्सिडियरी अलायंस साइन कर ली, ट्रीटीज़ वगैरह साइन करा ली, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता था ना कि बड़ी दिक्कतें आती थी, और ये हमें दिक्कतें देखने को मिलती हैं। और इसमें हमें ये भी देखने को मिला कि आपसी मतभेद के चक्कर में बाहर वाले ने फ़ायदा उठाया और हो गया काम तमाम। मैसूर भी ऐसे ही हारा था, मराठा भी ऐसे हारा। मैसूर इसलिए हारा क्योंकि आपसी जो मतलब अंदर के ही जो किंगडम थे, कंट्री के ही जो किंगडम्स थे, उन्होंने ही देखिएगा किसका साथ दे दिया, सिर्फ कुछ लैंड एरिया के चक्कर में ब्रिटिशर्स का, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का। और एंड में मराठास भी हारेगा, ठीक है, निज़ाम ने तो पहले ही सब्सिडियरी लाइन साइन कर ली थी। तो ये हमें देखने को मिलता है इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेंसी और डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स देखेंगे, इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच, ठीक है, आपने पूरी वीडियो देखी, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।